सर, आकिब हयात की लाश होटल में से मिली है। आसिम इसके सामने आता हुआ बोला। और उसका लैपटॉप? जी सर, वो हमारे पास है। आप बेफिक्र रहें अब। लेकिन जाहिर है उसने खुदकुशी की है। अगर पुलिस को शक पड़ गया तो कौन मुजरिम साबित होगा? सर, एक वेटर को मैंने फंसा दिया है और उसे भी मालूम नहीं कि बहुत जल्द कत्ल केस में वो अंदर हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब मुझे जरा इस रहीम से मिलवाओ जिसने एक और मुसीबत डाल रखी है। वो कोफत से बोले। सर, उसे भी मैंने आने का बोल दिया है, बस आने ही वाला होगा। आए चलते हैं, वो आगे को इशारा करता हुआ बोला। रहीम, डैड कुछ भी कहें, तुम उनकी बात मत मानना। अनम फोन कान से लगाए बोल रही थी। तुम फिक्र मत करो, मैं अपनी बात पर कायम रहूंगा। अनम मुतफक्कर सी फोन बंद करके टहलने लगी। तो तुम हो रहीम? जुबैर सर से पैर तक हकारत जुबैर सर से पैर तक हकारत से देखते हुए बोले। जी सर। वो खड़ा हो गया। औकात है तुम्हारी हमारे बराबर में बैठने की? वो कड़े तेवरों से बोले। रहीम को अपना आप हकीर लगने लगा। तुम्हारी बहनें जवान हैं, ख्याल किया करो। किसी दिन अगर वो बात अधूरी छोड़कर रहीम को देखने लगे। रहीम जख्मी अंदाज में उन्हें देखने लगा। लेकिन फिर भी हमारी बेटी ने तुम्हें पसंद किया है, इसलिए ये तोहफा दे रहे हैं, इसका दिल लगाने के लिए। 1 हफ्ते तक तलाक के पेपर्स मिल जाने चाहिए, बशमूल तुम्हारे साइन। कहकर वो खड़े हुए और तन फन करते चल दिए। रहीम आंखों में नमी लिए इस ब्रीफ केस को देखने लगा। फिर आंखें मसलता ब्रीफ केस उठाया और घर चल दिया। आहिल सो रहा था जब उसका फोन रिंग करने लगा। हाँ रफीक, बोलो, वो गनुदगी में बोला। व्हाट? कब और कैसे? आहिल फौरन उठ बैठा। आंखों में नींद की एक झलक भी दिखाई ना दे रही थी। शिट शिट शिट, मैं छोड़ूंगा नहीं इस कमीने को। आहिल तैश में बोलता कंबल पर परे फेंकता बेड से नीचे उतर गया। दानी थोड़ी थोड़ी आंखें खोले से देखने लगी। रफीक, तुम खुद जाओ पुलिस के साथ, तुम अपनी तफ्तीश करो। मैं नहीं चाहता इस बार वो बच पाए। आहिल टहलता हुआ बोल रहा था। हाँ, मैं तैयार होकर निकलता हूँ, तब तक तुम जाकर सूरत हाल देखो। आहिल मोबाइल बेड पर फेंकता कपड़े निकालने लगा। इसे क्या हो गया सुबह सुबह? दानी बुड़बुड़ाती हुई बैठ गई। तुम एक काम तक नहीं कर सकती? आहिल कोफत से बोला। कौन सा काम? दानी हैरत ज़दा बोली। कपड़े नहीं निकाल सकती मेरे? वो तकरीबन चिल्ला रहा था। तुम्हारी वजह से मुलाजिम को कमरे में नहीं आने देता। पहले सब वही काम करता था, अब खुद करो। वो कोफत से बोलता हुआ वॉशरूम में घुस गया। अल्लाह, इस बंदे का कुछ मालूम नहीं होता, कब मीटर घूम जाए। दानी इसके बदलते तेवर देखकर खामोश हो गई। अभी बाहर निकलने लगा था तो फिर मुझ पर बरसेगा। सर, बज़ाहिर दिखाया गया है कि खुदकुशी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही इस बात की तस्दीक होगी। तुमने वहां के वेटर से पूछा? आहिल का चेहरा बेतासुर था। जी सर, एक वेटर से मेरी बात हुई है जिसने आकिब हयात को रूम दिखाया था। जब वो आए तो उनके हाथ में सिर्फ एक लैपटॉप था, लेकिन जब पुलिस को लाश मिली तो इस कमरे में कुछ भी बरामद नहीं हुआ। मतलब इनके आने के बाद और मरने से पहले इस बीच में कोई इनसे मिलने गया था। जिसने इनका लैपटॉप उठा लिया वही कातिल होगा। आहिल हतमी अंदाज में बोला। जी सर, इस वेटर ने बताया कि एक अमजद नामी वेटर इनके कमरे में काफी देने गया था। तुम ऐसा करो, सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ और मुझे इस आदमी से मिलवाओ जो इनके कमरे में गया था। जी सर, मैं कुछ ही देर में आपको इन्फॉर्म करता हूँ। जी नाजरीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। आहिल हयात के चचा आकिब हयात ने आज खुदकुशी कर ली, जो कि अरसा से रूपोश थे। आज उनकी लाश होटल के पंखे से लटकती पाई गई। उन्होंने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। इतना अरसा सबकी नजरों से गायब रहने के बाद आज आकिब हयात ने खुदकुशी कर ली। जी हाँ, हर दिल अजीज आकिब हयात खालिक हकीकी से जा मिले। अवाम की जानिब से अफसोस का इजहार। ऐसे लीडर रोज रोज नहीं मिलते। नमाज जनाजा पोस्टमार्टम के बाद मगरिब के वक्त अदा की जाएगी। बाकी तफसीलात जानने इस ब्रेक के बाद। जुबैर रंधावा टांग पर टांग चढ़ाए इस ताज़ा न्यूज को सुन रहे थे। वैसे फायदा ही हो गया, तुम्हारे मरने का जो वाहिद गवाह था वही मर गया। वो मुतमईन अंदाज से बोले। आहिल ने कपड़े चेंज किए और सादा हुलिये में होटल आ गया। चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। वो अक्सर ऐसे ही हुलिये में लोगों के बीच घूमता फिरता। रफीक, होटल में से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, यहाँ बात करना मुनासिब नहीं क्योंकि इसका हुलिया पहले जैसे नहीं रहेगा। आहिल मीत मुठ्ठियां भींचकर बोला। सर, होटल की अकबी गली में फिल वक्त सुनसान है, आप वहां ले जाएं इसे। ठीक है, मैं तुम्हें सूरत हाल से आगाह करता रहूंगा। वो कहकर चलने लगा। अमजद कहाँ है? वो एक वेटर को रोक कर बोला। यहाँ रूम सर्विस के लिए गया होगा। आप कौन? मैं बुला दूं उसे? हाँ, मुझे उससे जरूरी बात करनी है, उसे बुला दो। आहिल संभल कर बोला। 5 मिनट बाद अमजद उसके हमरा आता दिखाई दिया। जी सर, वो परेशानी से बोला। तुमसे कुछ बात करनी है, आओ। आहिल उसे अकबी दरवाजे से बाहर ले आया। रफीक के ऐन मुताबिक गली सुनसान थी। तुमने आकिब हयात का कत्ल किया? बोलते बोलते उसके चेहरे के तासुरात सख्त हो गए। आहिल ने मुंह से रुमाल हटा दिया। आप? वो शशतर रह गया। भागने का सोचना भी मत।
आहिल अकब से उसकी कॉलर पकड़ता हुआ बोला, सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं जानता। अगर इस दुनिया को मजीद दिखाना चाहते हो तो बताओ वो लैपटॉप कहाँ है और कैसे मारा तुमने आके भयात को। आहिल उसका गला दबाता हुआ बोला। अमजद का सर दीवार के साथ लगा हुआ था। सर, वो खांसने लगा। आहिल ने ग्रिप ढीली की। सर, मुझे पैसे दिए थे वो लैपटॉप उठाने के और एक इंजेक्शन दिया था इन्हें बेहोश करने के लिए। मैंने इंजेक्शन लगाकर लैपटॉप उठा लिया और उन्हें दे दिया। उसके अलावा कुछ नहीं किया। रफीक, सीसीटीवी फुटेज इनके आने के बाद से मरने तक की मुकम्मल नहीं थी। नहीं सर, बीच में एक जगह पर बार बार एक ही क्लिप चल रही थी। यकीनन किसी ने बीच वाला हिस्सा डिलीट किया और उसकी जगह पीछे वाली ही क्लिप प्ले कर दी। तुम झूठ बोल रहे हो। आयल ने उसके मुंह पर मुक्का जड़ दिया। उसके नाक से खून बहने लगा। सर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, एक लफ्ज भी झूठ नहीं। मैं आपसे झूठ बोलकर कहाँ जाऊंगा, वो रोता हुआ बोला। पैसे किसने दिए थे? आहिल एक उल्टा कदम लेता हुआ बोला। सर, उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन शायद कोई सियासी आदमी था, मालूम नहीं था कौन। मेरा शक सही था। जुबैर, तुम्हें बख्शूंगा नहीं मैं। तैश में आहिल ने मुट्ठियां भींच ली। रफीक, आ जाओ यहाँ से। वो गली के नुक्कड़ पर खड़ा होकर बोला। सर, क्या कहा उसने? रफीक उसे पानी का गिलास देता हुआ बोला। बहुत चालाक है जुबैर। बेहोशी का इंजेक्शन लगवाया, उसके बाद कोई और आया होगा जिसने चाचू को लटका दिया ताकि खुदकुशी मालूम हो। पोस्टमार्टम में सिर्फ बेहोशी का मादा मिलेगा जिसे साबित नहीं होता, लेकिन केस इस वेटर पर चलेगा। बेवकूफ। आहिल हारा हुआ लग रहा था। मैं घर जा रहा हूँ, जनाजे के वक्त आऊंगा। आहिल बालों में हाथ फेरता निकल गया। आहिल कमरे में आया तो दानी रो रही थी। अब कौन मर गया जो तुम मातम मना रही हो? आहिल कौफत से बोला। तुमने अच्छा नहीं किया मैगी को मारकर। वो बेजुबान जानवर क्या कह रही थी तुम्हें? आहिल नौट ढीली करता बेड पर गिरने के से अंदाज में बैठ गया। दानी तशवीश से उसका चेहरा देखने लगी। वो आज बुझा बुझा सा लग रहा था। तुम कुछ बोलोगे नहीं? दानी उसे खामोश देखकर बोली। दानी, फिलहाल मैं तुम्हारी बेमकसद बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। दानी मुंह खोले से देखने लगी। मतलब सिरे से कोई अहमियत ही नहीं? वो मुंह में बुड़बुड़ाई। जी, फिलहाल कोई अहमियत नहीं, कहकर वो स्टडी में चला गया। तुम स्टडी लॉक क्यों नहीं करते? दानी इसके पीछे आती हुई बोली। मेरा जरूरी सामान पड़ा है यहाँ, तुम क्यों आ गई हो? वो नागवारी से बोला। मुझे देखने का शौक है, दानी कहकर शेल्फ की जानिब आ गई। किताबों का अंबार लगा हुआ था। छत को छूते शेल्फ बुक से लबरेज थे। दानी दिलचस्पी से किताबों को देखने लगी। दानी, जाओ, मुझे आराम करना है। तो क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर रही हूँ जो तुम आराम नहीं कर सकते? मैं खामोशी से अपना काम करूंगी, तुम आराम कर लो। दानी, बाहर जाओ। आहिल जोर से बोला। क्यों? दानी चेहरा मोड़कर खफगी से बोली। दानी, मुझे मजबूर मत किया करो। मैं तो नहीं जा रही, मेरे चाचू मर गए हैं, तुम्हें कुछ अंदाजा है? वो एकदम चिल्लाया। दानी सांस रोके उसे देखने लगी। आई एम सॉरी, अब जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम है, अब कहकर वो जरा नरमी से बोला। दानी लब काटती बाहर निकल आई। हाय, चाचू मर गए बेचारे के। दानी अफसोस करती बैठ गई। आहिल सफेद कुर्ता पजामा पहने जनाजे में खड़ा था। मीडिया पे दर पे तस्वीरें बनाने में मसरूफ था। आहिल हयात की आंख से एक आंसू नहीं टपका। शायद बेहिसी की इंतहा थी उस पर। आहिल गॉगल्स लगाकर अपनी गाड़ी की जानिब चलने लगा। आगे पीछे गार्ड्स की नफरी थी। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे आकिब हयात के कत्ल के बारे में, जिसे खुदकुशी की शक्ल दी गई? रिपोर्टर अपना चैनल चलाने के लिए तरस रहे थे। सर प्लीज कुछ तो कहें, कौन हो सकता है जिसने आकिब हयात को कत्ल कर डाला? आहिल खामोश चलता हुआ जा रहा था। सर, लोग जानना चाहते हैं आपकी राय। आप लोगों को कुछ अंदाजा है? मेरे भाई जैसे चाचू इस दुनिया से चले गए, जिनका एक सिरे से अरसे से नामो निशान नहीं था। आहिल न्यूज कास्टर्स पर धाड़ा। और आप लोगों को अपनी कवरेज की पड़ी है और वहां कोई अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा है। शर्म करें आप लोग। आहिल अफसोस से बोलता गाड़ी में बैठ गया। नाजरीन, वजीर आला आहिल हयात को अपने चचा की वफात का शदीद दुख है। इस दुख का इजहार आप देख चुके होंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या कोई भी बयान देने से इनकारी हैं और उनका ये रद्द अमल इस बात का सबूत था कि उन्हें अपने अजीज जान चचा की मौत का धचका लगा है। रिपोर्टर उसके जाते ही अपनी कवरेज की वापस जानिब आ गए थे। क्या बना रफीक? आहिल 2 दिन बाद उसके सामने आया। सर, वही तवक्को के ऐन मुताबिक, कसूर किसी का और सजा किसी और को। उस वेटर पर केस चलेगा। उसके जाने के बाद पुलिस की सीसीटीवी फुटेज लेकर गई, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई थी कि तमाम केसेस की मानिंद ये भी सालों साल चलता रहेगा, तारीख पे तारीख देते जाएंगे। वो अफसोस से बोला। यही उम्मीद थी मुझे। खैर, मुझे कोर्ट से इंसाफ चाहिए भी नहीं, मैं खुद बदला ले लूंगा। तुम चीफ सेक्रेटरी से मिलकर इसे आगाह करो कि पुलिस के महकमे पर तवज्जो दे। बहुत शिकायत मौसूल हो रही है और ये खुश आइन नहीं। जी सर, मैं कह दूंगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें फोन करके बता दूंगा, कुछ काम है, कहकर वो निकल गया। जी सर। आहिल कमरे में आया तो दानी मुंह बसोरे बैठी थी। आहिल उस पर एक नजर डालता वार्डरोब खोलकर खड़ा हो गया। तुम मुझे आज बता ही दो, किस जुर्म की सजा दे रहे हो? दानी खड़ी हो गई। मोहब्बत की। आहिल मुस्कुराकर बोला। मुझे कोई मोहब्बत नहीं तुमसे। मैंने ऐसा कब कहा? वो चेहरा मोड़कर अलमारी के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। तो मुझे क्यों यहाँ बंद कर रखा है? ऐसा लग रहा है मैं कोमा में चली जाऊंगी। दानी सदमे से बोली। कोमा में जाने वाले पेशेंट बोलते नहीं है, सही तरह हो जाओ और बोलो भी मत। आहिल उसका मुंह थपथपाता हुआ बोला।
आहिल मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, मुझे बाहर जाना है। तुम्हारा ये नाजुक सा हाथ फल भी नहीं तोड़ सकता, आहिल उसका हाथ पकड़ता हुआ बोला। लेकिन तुम्हारा मुंह बखूबी तोड़ सकता है, दानी घूर कर बोली। अच्छा बताओ कहाँ जाना है? तुम्हारी कब्र देखने तैयार हुई कि नहीं अब तक? तुम वहां कब तक जाओगे? दानी संजीदगी से बोली। आहिल कहका लगाता उसे देखने लगा। तुम अपना डिंपल उतार दो, दानी मुंह बसोड़ती हुई बोली। दानी तुम्हारा दिमाग ठीक है ना? मैं कैसे डिंपल उतार सकता हूँ अपना? हाँ बिल्कुल, जैसे अभी ये कोट उतारा, दानी जान बूझ कर बोली। डिंपल का तो मालूम नहीं, हाँ लेकिन ये शर्ट जरूर उतार सकता हूँ मैं। आहिल शर्ट के बटन खोलने लगा। बंद करो इसे लोफर कहीं के, मुझे बाहर लेकर चलो, वरना मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी, दानी खफगी से बोली। पूछ तो रहा हूँ कहाँ जाना है तुमने, बताओ लेकर जाता हूँ, आहिल बटन बंद करते हुए बोला। मुझे पानी पूरी खानी है और घर भी जाना है। पानी पूरी अभी आ जाएगी, इसके लिए जाने की जरूरत नहीं, मुझे बाहर जाकर खानी है। क्यों, यहाँ क्या मसला है? वो घूर कर बोला। यहाँ मेरे मुंह से बाहर निकल आएगी, इसलिए वहां जाकर। अच्छा, और वहां नहीं निकलेगी? वो सीने पर हाथ बांधता हुआ बोला। नहीं, वहां तो उसका मालिक खड़ा होगा ना, उसके सामने थोड़ी ऐसी हरकतें नहीं करेगी। दानी तुम्हारे पास खाली दिमाग भी नहीं है, चेंज कर लो, चलते हैं। और घर नहीं जाना, सिर्फ पानी पूरी खिलाऊंगा। घर जाने में तुम्हारे पैसे लगेंगे क्या? दानी उसका कॉलर खींचती हुई बोली। ऐसे काम मत किया करो, क्योंकि जिस दिन मैंने किए फिर तुम्हारा ये मुंह बंद हो जाएगा, वो खफगी से अपनी कॉलर छुड़वाता हुआ बोला। दानी संभल कर एक कदम पीछे हो गई। मैं जाना तो मतलब नहीं। अब पानी पूरी खानी है या नहीं बताओ, टाइम नहीं है मेरे पास। हाँ, टाइम तुम किराए पर दे के आते हो, है ना, जो कभी होता ही नहीं तुम्हारे पास, दानी जल कर बोली। जाकर चेंज कर लो, आहिल उसका मुंह थपथपाता हुआ बोला। दानी सिंगार मेज के सामने खड़ी थी। जब आहिल ब्लैक कुर्ता पहने कफ बंद करता आईने में दिखाई दिया। दानी टाइम देखो जरा, मैं आईने में घूरने लगा। हाँ जानती हूँ तुम इतने वक्त में बहुत से बंदों को मार सकते हो, लेकिन दानी सिर्फ तैयार हो सकती है, और अभी तो मैं जल्दी हो रही हूँ, वो खफगी से बोली। 1 घंटा जल्दी है? अमेजिंग। वो घड़ी पर नजर डालता साइड पर आ गया। अगर तुम 2 मिनट में बाहर ना आई तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। अकेले तुमने घास चरनी है ना, दानी मुंह बसोड़ती आ गई। इसको थोड़ा रेस्ट भी दिया करो और कोई तमाशा मत लगाना। चलो अब, वो बाहर की जानिब कदम बढ़ाता हुआ बोला। हाँ रफीक आ गए हो? ठीक है तुम गाड़ी स्टार्ट करो, हम आ रहे हैं, आहिल ब्लूटूथ कान से लगाए बोल रहा था। फोन को ही गर्लफ्रेंड बनाया हुआ है तो किसी और की क्या जरूरत भला? तुम्हें जेलसी हो रही है? मुझे बताओ, तुम बंदा अब खुद से भी बात नहीं कर सकता क्या? दानी जलकर बोली। आहिस्ता किया करो फिर, तुम्हारे नजदीक आहिस्ता तो फिर इशारों में ही होती होगी। आहिल मुस्कुराता हुआ गाड़ी में बैठ गया। पहले लड़की को बिठाते हैं, इखलाकियात भी मालूम नहीं तुम्हें तो। पता नहीं कैसे चीफ मिनिस्टर हो, दानी बोलती हुई बैठ गई। आह, तुम्हें तो मालूम है ना, तो मैंने सोचा मालूम कर लूं, गप सारी तुम्हारे से और मेरे पास आ जाएंगी, कुछ बाकियों के लिए भी रहने दे, वो मुस्कुराता हुआ बोला। तुम्हारा डिंपल मुझे जहर लगता है, मत दिखाया करो, वो मोबाइल पर उंगलियां चलाता हुआ बोला। हर वक्त नुमाइश तो करते रहते हो, फूलों की नुमाइश भी साल में एक बार लगती है, लेकिन तुम्हारे डिंपल की तो तादाद ही नहीं है। आहिल मुझे यूनी जाना है। इस टाइम कौन सी यूनी ओपन होती है? वो मसरूफ से अंदाज में बोला। अभी नहीं, सुबह, फिलहाल नहीं। आहिल क्या मुसीबत है तुम्हें? मुझे घर में दीवारों की पैमाइश करके तुमने छोड़ दिया, तो मत करो तुम, वो भरपूर इत्मीनान से बोला। कीड़े पड़े तुम्हें, जाहिल, अल्लाह पूछेगा तुमसे। दानी जल कुड़कर बाहर देखने लगी। आहिल का डिंपल मजीद गहरा होता जा रहा था। इस तरह तो मुझे खुद औरत देती हो कि दावत इस तरह तो तुम मुझे खुद ही दावत देती हो कि कहाँ है इनविटेशन कार्ड? दानी चेहरा मोड़कर बोली। आहिल चेहरा झुकाए मुस्कुराने लगा। शर्मा तो ऐसे रहे हो जैसे किसी लड़की से रिश्ते की बात कर दी हो। रफीक मुझे लैपटॉप ला दो, वो मुंह पर हाथ रखता हुआ बोला। मैं वैसे भी खामोश हो सकती हूँ, अपने हथियार मंगवाने की जरूरत नहीं है, मैं बाहर जाकर खाऊंगी। गाड़ी रुकी तो दानी चहकी। कोई जरूरत नहीं है, चुप करके गाड़ी में खाओ, कोई न्यूज नहीं बनवाना चाहता मैं, वो गुस्से से बोला। आहिल मुझे नहीं पता, सियासत तुम्हारी और मुसीबत मुझे। क्या चाहती हो, गन के सामने रखूं, फिर मानोगी? वो दानी की जानिब झुकता हुआ बोला। इतनी पसंद है तो गन ही खा लिया करो। नहीं जा रही मैं बाहर, पीछे रहो अब। दानी उंगली उसके सीने पर रखती हुई पीछे करने लगी। रफीक बाहर खड़ा होकर पानी पूरी बनवाने लगा। मैम, वो दानी को पकड़ाता हुआ बोला। दानी लोगों पर जुबान फेरती खाने लगी। रफीक मिर्च और तेज करवाओ, वो सी सी करती हुई बोली। आहिल ने मोबाइल से नजर हटाकर उसे देखा। इतनी मिर्च सेहत के लिए अच्छी नहीं। तुम डॉक्टर हो? नहीं। फिर चुप रहो, जिस दिन डॉक्टर बन जाओगे ना उस दिन कहना। दानी असर लिए बिना खाने लगी। आहिल नफी में सर हिलाता अपने काम करने लगा। तुम भी खाओ, दानी ने प्लेट उसके सामने की। मैं हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस हूँ। मुझे नहीं पता, खाओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर गिरा दूंगी। ओह, अब तुम मुझे धमकी दोगी? आहिल मोबाइल जेब में डालता हुआ बोला। हाँ, और अगर तुम नहीं खाओगे ना तो मैं तुम्हारी आंखों में डाल दूंगी, दानी घूरती हुई बोली। अच्छा लाओ, आहिल उसके हाथ से प्लेट लेता हुआ बोला। इतनी स्पाइसी कैसे खा रही हो तुम? आहिल की आंखों में नमी तैरने लगी। दानी आंसू साफ करती हंसने लगी। ये वाले इससे भी ज्यादा हैं। जब तुम्हें मिर्च लग रही है तो तुम क्यों खा रहे हो? वो हैरत से बोला। यही तो मजा है, तुम्हारे जैसे ब्लैक एंड व्हाइट लोगों को क्या मालूम। मतलब? आहिल खुल कर बोला।
مطلب سن 1825 کے زمانے کے ہو تم، بلیک اینڈ وائٹ ہی پکچرز ہوتی تھی تب تو، دانی اس بات میں گردن ہلاتی ہوئی بولی۔ صرف 10 سال بڑا ہوں تم سے، صرف 10 سال۔ دانی کی گرے آنکھیں پھیل گئیں۔ میرے لیے تو 10 دن کی مانند ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ میں 21 کی ہوں اور میں 31 کا۔ ہائے مرنے والے ہو تم، پھر تیاری کر لو، بہت گناہ کیے ہیں تم نے۔ تم فکر مت کرو، وہ رفیق کو اشارہ کرتا ہوا بولا۔ مجھے پانی چاہیے، دانی سرخ ہوتی آنکھوں سے بولی۔ رفیق نے آہل کو بوتل دی، آہل نے اسے تھما دی۔ اور کھلا دوں؟ ہاں مزہ آ جائے گا، وہ بوتل منہ سے لگاتی ہوئی بولی۔ ابھی گھر نہیں جانا؟ پھر کہاں جانا ہے؟ پاگل خانے، دانی مزے سے بولی۔ آر یو سیریس؟ یس، تمہیں وہاں چھوڑنے کے لیے سچ میں تمہاری زبان کا کچھ کرنا پڑے گا، آہل اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ رفیق جا کر سامان لے آؤ۔ جی سر۔ وہ گاڑی روک کر باہر نکل گیا۔ کون سا سامان؟ گنز اور بامب۔ ہائے اللہ، دانی پیچھے ہوتے ہوئی دروازے سے ٹکرا گئی۔ کس کو مارنا ہے؟ دانی کو، وہ شرارت سے بولا۔ کیوں؟ اب تو میں تمہارے گھر ہی ہوں، وہ تھوک نگلتی ہوئی بولی۔ تم بہت تنگ کرتی ہو، میں 2 سال کی بچی ہوں کیا جو تمہاری شرٹ کھینچ کھینچ کر ہلاتی ہوں؟ دانی کھول کر بولی۔ آہل مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ جنگلی بلی، کبھی خاموش بھی رہ لیا کرو۔ مجھے سم کیوں نہیں دی؟ وہ اپنا فون نکالتی ہوئی بولی۔ ضرورت نہیں تمہیں، وہ کاغذ لگائے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہاں صرف تم ہی محتاج ہو پورے ملک میں جسے ہر چیز کی ضرورت ہے۔ دانی خاموش۔ آہل کی پیشانی پر شکنیں ابھری۔ رفیق جلدی کرو، دانی منہ بناتی ہوئی باہر دیکھنے لگی۔ بس اس چھوٹے کی کمی تھی، یہ بھی پوری کر دی تم نے، دانی سے سگریٹ سلگاتا دیکھ کر جل کر بولی۔ تمہیں میری ہر چیز سے مسئلہ ہے، آہل کہکا لگاتا ہوا بولا۔ اور نہیں تو مجھ پر تشدد کر رہے ہو تم، ایک گولی کے علاوہ کون سا تشدد کیا ہے میں نے؟ وہ دھواں نکالتا ہوا بولا۔ دانی ناک چڑھاتی اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے ایک گولی معمولی سی بات ہے؟ بالکل، وہ تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ یوں ہی راہ چلتے بارش ہو رہی ہے، کیا گولیوں کی؟ دانی اس کے اطمینان پر منہ کھولے دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں تمہیں سگریٹ بالکل پسند نہیں، لیکن دیکھو جب سے تم آئی ہو میں نے ایک بار بھی نہیں پی، وہ معصومیت سے بولا۔ پھر اب کیوں پی رہے ہو؟ دانی بیڈ گراؤنڈ سے آگے ہوتی ہوئی بولی۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، آہل کہتے ہوئے ٹیبل پر پاؤں رکھتی ہے۔ لیکن تمہارا منہ توڑنا بہت ضروری ہے۔ سو جاؤ تم، اس تمباکو نوشی میں کیسے سوؤں میں؟ وہ ہاتھ سے دھواں ہٹاتی ہوئی بولی۔ آہل دانتوں تلے لب دبائے مسکرانے لگا۔ 1-2 سنوائی کے بعد مجرم دکھائی نہیں دینا چاہیے، زبیر ٹہلتے ہوئے بولے۔ جی سر، ایسا ہی ہوگا، اور وہ لیپ ٹاپ میں نے اپنے لاکر میں رکھ لیا ہے، جو بھی ہے بعد میں اسے چیک کریں گے، پہلے اس کیس کو رفع دفع کرواؤ جلدی۔ جی سر، بس شروع ہو جائے کیس، زیادہ دن نہیں چلے گا۔ ایک وہ کمینہ ہے، دانی کو اپنے پاس رکھ کر بیٹھا ہے، نہ جانے کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں، وہ کلس کر بولے۔ عاصم خاموش رہا۔ سر رحیم آ گیا ہے، عاصم موبائل دیکھتا ہوا بولا۔ بلاؤ اسے اندر، آج یہ قصہ بھی ختم کریں۔ سر یہ پیپر سائن کر دیے ہیں میں نے، وہ زبیر کے سامنے کھڑا بول رہا تھا۔ عقل مندانہ فیصلہ کیا ہے تم نے۔ اب میری بیٹی اگر تمہارے ساتھ دکھائی دی تو دوبارہ دنیا میں دکھائی نہیں دو گے، وہ درستی سے بولے۔ سر میں بس ایک بار ملنا چاہتا ہوں انم سے۔ میڈم بولو، تمہاری اوقات ہے اس کا نام لینے کی، وہ تقریباً چلائے۔ سوری سر، میں منم، وہ آنسو پیتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، مل لینا ایک بار، اب نکلو یہاں سے، وہ کدورت سے بولے۔ رحیم سانس خارج کرتا باہر نکل گیا۔ آہل مجھے یوں نہیں جانے دو، اب تو میں نے ڈیل بھی کر لی ہے، دانی اسے جھنجھوڑتی ہوئی بولی۔ وہ جو گہری نیند میں تھا ناگواری سے دانی کو دیکھنے لگا۔ دانی تنگ مت کرو، آہل میں اکیلی چلی جاؤں گی، تم کمرے سے قدم باہر رکھ کر دکھاؤ مجھے، وہ کروٹ لیتا ہوا بولا۔ تم انتہائی درجے کے گھٹیا انسان ہو، دانی جل کر بولی۔ میں جانتا ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ دانی کو اس کی ڈٹائی پر مزید غصہ آنے لگا۔ جنگلی بلی، جاگ رہی ہو تو میرے کپڑے ہی نکال دو، میں صرف تمہاری جان نکال سکتی ہوں۔ نہیں، تم سے وہ بھی نہیں ہوگا، آہل مسکراتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اب کیوں اٹھے ہو؟ سوئے رہو، مرے رہو، دانی جلتی کٹتی بولی۔ تم سونے دو پھر نہ، میں تو کہتی ہوں ایک ہی بار قبر میں جا کر سو جاؤ، کوئی تنگ نہیں کرے گا، سکون سے رہو اور دوسروں کو بھی سکون سے رہنے دو۔ اتنی جلدی میرا وہاں جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ ہاں، سب کو بھیج کر جاؤ گے، دانی کہہ کر بیڈ سے اتر گئی۔ اچھا سنو، میں نہیں سن رہی، دانی سلیپرز پہنتی ہوئی بولی۔ آہل بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے آ گیا۔ کیا ہے؟ دانی کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آج شکار پر جانا ہے، تیار ہو جاؤ۔ گولی کھانے کے لیے؟ نہیں، مارنے کے لیے، وہ دانی کی ناک دباتا ہوا بولا۔ میں نہیں جا رہی، دانی کہہ کر مڑ گئی۔ دانی کی کلائی آہل کے ہاتھ میں آ گئی۔ کیا کہا؟ ویسے تو مائکرو فون فٹ ہیں آج، اچھی بھلی آواز سمجھ نہیں آ رہی، دانی دانت پیستی ہوئی بولی۔ مجھے نہ سننے کی عادت نہیں۔ اچھا پھر تم اکیلے چلے جاؤ، اس میں نہ کہیں بھی نہیں ہے، دانی اپنی کلائی اس کے لوہے جیسے ہاتھ سے اعداد کروانے کی صحیح کرتی ہوئی بولی۔ آہل مسکراتا ہوا آگے ہوا اور دانی کے ہاتھ سے دراز میں سے گن نکال لی۔ دانی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ہاں کیا کہہ رہی تھی تم؟ وہ گن کی نوک دانی کے چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کرتا ہوا بولا۔ دانی کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ تم دوسری بار بھی مار دو گے؟ دانی نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ بالکل، وہ ڈمپل کی نمائش کرتا ہوا بولا۔ دانی کو پسینہ آنے لگا۔ اب بتاؤ کہاں جانا ہے تمہیں؟ وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ اس ماں کو ہٹاؤ گے تو کچھ بول پاؤں گی نا؟ تم ایسے ہی بتا دو، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ورنہ میں کچھ اور کام کروں۔ ہاتھ چھوڑو، تیار ہونے جاؤں میں، دانی نے ہتھیار ڈال دیے۔ گڈ گرل، تمہیں بھی صرف اس کی زبان سمجھ آتی ہے، وہ گن جیب میں ڈالتا ہوا بولا۔
बिल्कुल जैसे तुम्हें सिर्फ इसी से बोलना आता है, जुबान तो किसी और को देकर आते हो ना, दानी जलकर कहती कपड़े निकालने लगी। मेरे भी निकाल दो, वो बेड पर बैठता मुस्कुराता हुआ बोला। तुम्हारे हाथ टूटे नहीं है, खुद निकाल लो, दानी कहकर वॉशरूम में घुस गई। आहिल नफी में सर हिलाता मुस्कुराने लगा। आहिल ब्लू जीन्स की पैंट पर ग्रे टी शर्ट पहने, आंखों पर गॉगल्स लगाए, स्नेकर्स पहने वो नॉर्मल रूटीन से मुनफरद लग रहा था। फोन कान से लगाए खड़ा था। दानी चलती हुई आई तो आहिल ने चेहरा मोड़कर उसे देखा, जो इस वक्त ब्लैक जीन्स पर ब्लैक ही टी शर्ट पहने, सुरमई आंखों पर गॉगल्स लगा रखे थे, स्याह रेशमी बालों की टेल पोनी बना रखी थी, जो पुष्प पर अटकेलियां कर रहे थे। लॉन्ग शूज पहने वो आहिल के सामने खड़ी हो गई। आहिल सताइशी नजरों से उसे देखने लगा। साकिब साहब, बाद में बात करता हूँ आपसे, कहकर उसने फोन बंद कर दिया। चलें, वो मुस्कुराकर बोला। नहीं, पहले मौलवी साहब को बुलवाकर खुतबा सुनते हैं, उसके बाद जाएंगे। दानी से सब कभी सीधे जवाब की तवक्को नहीं की जा सकती थी। वो धीरे से मुस्कुराया। अनम, साइन करो इस पर। वो अनम के सामने पेपर्स फेंकते हुए बोले। मुझे नहीं करना साइन, पहले रहीम को बोले। अनम जानती थी वो किसी सूरत भी साइन नहीं करेगा। वही देकर गया है ये पेपर्स, और देख लो इसके साइन भी हैं, कहकर वो अनम के सामने वाले सोफे पर विराजमान हो गए। अनम फटी फटी आंखों से उन्हें देखने लगी। आपने गन पॉइंट पर साइन लिए होंगे? वो पेपर्स देखती बेयकीनी से बोली। बिल्कुल भी नहीं, उसे हाथ भी नहीं लगाया किसी ने। फिर कोई धमकी? मुझे बताएं कैसे साइन लिया आपने? वो यकदम चिल्लाई। अनम, बहुत हो गया, अब खामोशी से साइन कर दो। जो पूछना है उससे पूछ लेना। एक बार मिलने आएगा? वो नागवारी से बोले। डैड, मैं मजीद बहस करना नहीं चाहता, ना ही कोई तमाशा चाहता हूं, सो अब इसके साथ कोई राब्ता मत रखना, वरना अच्छा नहीं होगा। वो दुरुस्ती से कहते चले गए। अनम आंखों में अश्क लिए पेपर्स को देखने लगी। रहीम, तुमने साइन कर दिए? वो मुंह पर हाथ रखे आंसू पीने की सही करने लगी। इसमें जाएंगे हम, दानी आहिल की लैंड क्रूजर देखकर बोली। हाँ, क्यों? आहिल ताज्जुब से उसे देखने लगा। मुझे लगा गधा गाड़ी मंगवाओगे, दानी संजीदगी से बोली। अगर यही दिमाग तुम सियासत में लगाओ तो कहां से कहां पहुंच जाओ। आहिल मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला। तुम्हारी फजूल सियासत तुम्हें ही मुबारक। अब चलोगे या किसी का इंतजार है? दानी के चेहरे पर उकताहट वाजे थी। आहिल मुस्कुराता हुआ अंदर बैठ गया, उसी के साथ लगे रहता था। तो मुझे साथ क्यों लाए? दानी इसके हाथ से मोबाइल लेती हुई बोली। वो 1 घंटे से खामोश बैठी थी और अब उकता कर बोल पड़ी थी। दानी, मुझे बू आ रही है, आहिल मुंह बनाता हुआ बोला। है ना, मुझे भी आ रही है। मोजे बदलो अपने प्लीज, दानी 2 उंगलियों से नाक बंद करती हुई बोली। आहिल ने कहका लगाकर उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। बस अभी मैं अपना काम खत्म कर लूं, आगे जीप में जाएंगे, मैं खुद चलाऊंगा जीप, फिर टाइम नहीं मिलेगा। पता नहीं कौन से काम खत्म नहीं होते, दानी कोफत से कहती बाहर देखने लगी। आहिल धीरे से मुस्कुराने लगा। दानी, तुम अपना फोन क्यों नहीं मांग रही थी? आहिल जीप चला रहा था। मुझे अपने दोस्तों के नंबर चाहिए। क्या करने हैं नंबर? सर में मारने हैं, देना पसंद करोगे? दानी चलकर बोली। नहीं मालूम तो हो ना, काम क्या है? तुम मुझे बताकर जाते हो कहाँ जा रहे हो, तो फिर मैं क्यों बताऊं तुम्हें? अच्छा ठीक है, सबके मिल जाएंगे, लेकिन अरहम का नहीं। वो स्पीड बढ़ाता हुआ बोला। क्यों? दानी की पेशानी पर लकीरें उभरी। मेरी मर्जी, वो शाने उचकाता हुआ बोला। अल्लाह करे कोई जादू हो जाए तुम पर, जानवर खा जाए तुम्हें। किसी का तो भला हो, पहली बीवी ऐसी देखी है जो अपने शौहर के मरने की दुआ करती है। मैंने भी तुम जैसा दहशतगर्द पहली बार देखा है। कहने को प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन मुझे तो लगता है दहशतगर्दों के साथ मिले हुए हो। दानी उसे जांचती नजरों से देखती हुई बोली। तुमने बॉक्सिंग नहीं की दोबारा? आहिल सामने सड़क पर देखता हुआ बोला। आस पास घने दरख्त और सब्जा ही सब्जा दिखाई दे रहा था, हर तरफ वीरानी सनसानी थी। नहीं, तुम क्या चाहते हो? मेरी नाक अगर उस दिन बच गई थी तो अब फिर से जाकर तोड़ लूं उसे? वो नाक पर हाथ रखती हुई बोली। कोई बात नहीं, मैं सर्जरी करवा दूंगा, वो तमानियत से बोला। काश अपनी याददाश्त की सर्जरी करवा लो, जिसके बाद दानी ना हो। दानी हसरत से बोली। ये सर्जरी के बाद भी मुमकिन नहीं, आहिल मुस्कुराता हुआ बोला। दांत नागवारी से उसे देखते हुए बाएं जानिब दानी देखने लगी। हेलो सर। हाँ बोलो, रफीक अलर्ट हुआ। सर, अनम मैम की तलाक हो गई है। खूब हंगामा हुआ, मैंने अनम मैम को कहते सुना था कि मैं डैड से बदला लूंगी। वो आसपास देखता राजदारी से कहने लगा। वेरी गुड, तुम बस मोहतात रहना, किसी को शुबा ना हो तुम पर। जी सर, कहकर उसने फोन रख दिया। जबरदस्त। रफीक मुस्कुराता हुआ आहिल का नंबर मिलाने लगा, लेकिन नॉट रीचेबल आ रहा था। सिग्नल चले गए होंगे, रफीक खुद से कलामी करता फोन बंद करने लगा। आहिल गन पकड़े चल रहा था, दानी उसकी तकलीद कर रही थी। तुम्हारी दुम कहाँ है? दानी अकब में देखती हुई बोली। आहिल चेहरा मोड़े उसे देखने लगा। तुम गार्ड्स की बात कर रही हो? नहीं, खुसरों की।
गार्ड्स के सिवा कौन होता था तुम्हारे साथ? दानी घुरी से नवाजती हुई बोली। वो कुछ फासले पर है, कुछ टाइम हमें अकेला भी रहना चाहिए। वो सामने चेहरा करता चलने लगा। तुम्हारे साथ अकेले रहना तो खतरे से खाली नहीं। दानी मुंह बसोरती उसके साथ आ गई। आहिल तुम इस हिरन को मारोगे? दानी से निशाना बांधते देखकर बोली। जाहिर है, वो गन सेट करता हुआ बोला। नहीं, तुम इस बेजुबान को नहीं मारोगे, दानी चिल्लाई। दानी, हम यहाँ लूडो खेलने नहीं आए हैं, शिकार करने आए हैं, और यहाँ सभी बेजुबान हैं। आहिल पेशानी पर बल डालता हुआ बोला। हिरन रुककर आसपास देखने लगा। आहिल ने उसे निशाने पर रखा हुआ था। जो ही आहिल ने ट्रिगर दबाया, दानी ने सामने आकर गन ऊपर कर दी। दानी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर गलती से भी गोली तुम्हें लग जाती फिर? वो चेहरे पर खफगी लिए बोला। इसमें इतनी हैरानी वाली क्या बात है? तुमने पहले भी तो मारी थी, एक बार फिर सही। पहले की बात और थी, तब मैंने निशाना लगाया था, और अब इत्तफाकन तुम्हें लगती। वो दानी की दाईं बाजू पकड़ता हुआ बोला। चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। छोड़ो मुझे, दानी बाजू छुड़वाती हुई बोली। शिकार नहीं करेंगे तो भूखी रहोगी क्या? आहिल गन निशाने पर डालता हुआ बोला। तुम्हारे घर में तो कुछ भी दस्तयाब नहीं, ना तो हम पहले दरबार पर चले जाएंगे, लंगर नोश फरमाकर फिर घर चले जाएंगे। मेरा मतलब है जंगली बिल्ली, शाम तक भूखी रहोगी? वो दानी की नाक दबाता हुआ बोला। हाँ, रह लूंगी, दानी मुंह बनाती हुई बोली। ठीक है, फिर चलो वॉक करते हैं। आहिल कदम उठाता हुआ बोला। दानी उसके हम कदम हो गई थी। तुम्हें मालूम है, तुम बहुत ही घटिया हो। दानी को मैगी याद आ गई। कैसे? आहिल का चेहरा अभी भी झुका हुआ था। अच्छा चलो, मैं तुम्हें 3 ऑप्शन देती हूँ, तुम बताना कि तुम किस ऑप्शन में फिट आते हो। दानी कुछ सोचकर बोली। ठीक है, दो। वो जंगल के बीच में चल रहे थे। खुश्क पत्तों पर चलने से आवाज पैदा हो रही थी। लंबे घने दरख्त जिनके बाएं सड़क दिखाई नहीं दे रही थी। तुम किस तरह के इंसान हो? सवाल ये है, और अब ऑप्शन देती हूँ, 2 ऑप्शन। नंबर 1 घटिया। आहिल के लब मुस्कुराने लगे। नंबर 2 इंतहाई घटिया। आहिल का डिंपल गहरा होता जा रहा था। नंबर 3 हद से ज्यादा घटिया। आहिल खुरकर हंस दिया। इसमें कोई भी ऑप्शन दुरुस्त नहीं मैडम, एक का तो इंतखाब करना पड़ेगा। दानी घूर कर बोली। जो तुम्हें ज्यादा पसंद हो वही। आहिल उसे देखकर बोला। मतलब तीनों? दानी अबरूज उठाकर बोली। सही है, तीनों। आहिल महजूज होता हुआ बोला। चलो एक और सवाल, इस बार ऑप्शन के साथ इंसाफ करना। वो दानी को घूरता हुआ बोला। इंसानों को इंसाफ मिले ना मिले, तुम ऑप्शंस की बात करते हो। दानी उसकी बात हवा में उड़ाती हुई बोली। अच्छा चलो पूछो। आहिल सड़क पर आता हुआ बोला। तुम मुझे फिर से गोली मार सकते हो। ऑप्शन है नंबर 1 हाँ, नंबर 2 जी हाँ, नंबर 3 जी जी बिल्कुल हाँ। तुम बहुत चालाक हो, तुम जैसे शातिर इंसान के साथ चालाक बनना पड़ता। वो मुंह बसोरती हुई बोली। अब बताओ। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। वो चेहरा झुकाता हुआ बोला। मतलब तुम फिर से गोली मारना चाहते हो? दानी नफी में सर हिलाती हुई बोली। कल मैं यूनी भी जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चली जाना है। आहिल, तुम्हारे अंदर किसी और की रूह तो नहीं आ गई? दानी आंखें खोले उसे देखने लगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मुस्कुराता हुआ बोला, चेहरा अब भी झुका रखा था। और घर भी जाऊंगी। वो दोनों जीप के पास आ चुके थे। इतनी रियायत नहीं दे सकता मैं तुम्हें। कौन सा सामान खरीद रही हो? मैं तुम जो रियायत दे रहे हो मुझे? वो आगे होती हुई घूर कर बोली। आहिल उसकी गर्दन में जगमगाता दानी का तिल देखने लगा। घर बाद में, कल सिर्फ यूनी। क्या चाहती हो, ये भी कैंसिल कर दूं? दानी मुंह फुलाकर जीप पर बैठ गई। गिर गई फिर? वो दानी के ऐन मुकाबिल आ गया। नहीं, कोई पहाड़ जो अगर गिर गई तो बचूंगी भी नहीं। तुम्हें मालूम कि कितने कदम उठाए तुमने? नहीं, दानी नाइल्मी जाहिर करती हुई बोली। 52, इस सड़क से यहां तक। वो हस्बे आदत जेब में हाथ डाले खड़ा था। दानी में बहुत सी उसे देखने लगी। तुम ये गिन रहे थे? हाँ। वो धीरे से मुस्कुराया। साइको केस हो पूरे के पूरे तुम। दानी नाक चुराती हुई बोली। घर चले? दानी नीचे उतरती हुई बोली। थक गई हो? आहिल बगौर उसका चेहरा देखता हुआ बोला। हाँ, दानी धीरे से बोली। चलो, वो इशारा करता हुआ बोला। घर चलो, फिर तुम्हें बताऊंगी। दानी दिल ही दिल में सोचती बैठ गई। सर, आहिल के घर में दाखिल होते रफीक आ गया। हाँ, आहिल चेहरा मोड़कर बोला। कुछ बात करनी थी आपसे। दानी भी उसके साथ ही रुक गई थी। दानी, तुम कमरे में जाओ, आता हूं मैं। दानी मुंह बसोरती चलने लगी। हाँ बोलो रफीक। आहिल सोफे पर बैठता हुआ बोला। सर, अनम जुबैर को तलाक हो गई है। जुबैर ने जबरदस्ती तलाक दिलवाई है। हाँ, अमेजिंग। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। आहिल का चेहरा खिल उठा। रफीक, अब वक्त जाया किए बिना मेरी मीटिंग रखो अनम के साथ। अब अगला दाव खेलने की बारी है। दानी से उसे इतना धचका नहीं लगा जितना इस बार लगेगा। बहुत मजा आएगा जुबैर को इस हाल में देखने का। आहिल मुस्कुरा रहा था। जी सर, मैं कोशिश करता हूँ 1-2 दिन तक आपकी मुलाकात करवा दूं। रफीक मुस्कुराता हुआ बोला। और सर, मैं सोच रहा था एक जलसा मुनक्किद कर लें अब। नहीं, अभी कुछ दिन रुक जाओ, मैं जरा दानी की तरफ से मुतमईन हो जाऊं, फिर जलसे की जानिब मतवज्जो होंगे।
जी सर ठीक है, और मुलाजिम तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे थे, उन्हें बोलो नई हुकूमत बनने के बाद। आहिल कहता हुआ खड़ा हो गया। जी सर ठीक है, आहिल बालों में हाथ फेरता चल दिया। सर खाना, कुक उसके अकब से बोला। हाँ खाना, ऐसा करो फ्रूट भेज दो, अभी खाना कुछ देर तक। आहिल चेहरा मोड़े बिना बोले चल पड़ा। जी सर कहता वो चल दिया। आहिल कमरे में आया तो दानी बुक्स देख रही थी। ये तुमने मंगवाई हैं? दानी चेहरा उठाकर बोली। हाँ, अब बुक्स के बगैर तो तुम पढ़ नहीं सकती। आहिल कपड़े लेकर निकल गया। आहिल आज तो तुम नहीं बचते मेरे हाथ से, दानी छुरी देखती हुई बोली। तुमने मेरी मैगी को मारा था ना, पहले मुझे गोली मारी, तुम्हारी तरफ तो बहुत हिसाब है। वो आंखों में नमी लिए बोली। हाय मेरी मैगी कितनी क्यूट थी, वाइट मुलायम मुलायम बालों वाली। इस जाहिल हयात ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं मारूंगी कैसे, कभी किसी को मारा भी नहीं है। दानी छुरी को देखती हुई बोली। दानी छुरी उठाकर वॉशरूम के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। दानी के हाथ कपकपा रहे थे, कहीं मेरे ही ना लग जाए, वो खौफजदा होती हुई बोली। आहिल जैसे ही बाहर निकला उसका फोन नीचे गिर गया और दानी चाकू मारा, लेकिन आहिल नीचे झुक गया। आहिल चेहरा उठाए दानी को देखने लगा। तुम यहाँ? दानी के हाथ में चाकू देखकर वो खामोश हो गया। आहिल ने पलक झपकते दानी के हाथ से चाकू छीन लिया। दानी, ये बच्चों के इस्तेमाल की चीजें नहीं, जिस चीज को इस्तेमाल करना ना आता हो उसे पकड़ते नहीं है, वो खफगी से बोला। दानी कलस कर वापस सोफे पर आकर बैठी। बहुत बुरी बात है। आहिल उसके साथ आ बैठा। दानी की नजर इसके दाएं बाजू पर पड़ी जहां टैटू बना हुआ था, कुछ और नहीं दानी लिखा था। तुम्हें दानी बहुत पसंद है? वो शशतर सी बोली। आहिल उसके चेहरे को देखता फिर अपनी बाजू को देखने लगा। आज उसने आधी आस्तीन वाली शर्ट पहनी थी। हाँ, मुझे यह नाम बहुत पसंद है, जैसे तुम्हें मेरा डिम्पल बहुत पसंद है, वो नरमी से बोला। हाँ, मैं तो जैसे तुम्हारे डिम्पल की खूबसूरती में कसीदे पढ़ती हूँ, गूंगी हो गई हूं ना, दानी जलकर बोली। सूरत हाल तो कुछ ऐसी ही है, वो खाता हुआ बोला। दानी खामोश हो गई। मैं तुम्हें इसलिए नहीं लाया कि तुम मुझे मारने की प्लानिंग करो, वो दानी को घूरता हुआ बोला। फिर किस लिए लाए हो? दानी पेशानी पर बल डालती हुई बोली। ताकि मुझे रोज रोज कोठे पर ना जाना पड़े, आही शरार से बोला। तुम कोठे पर जाते हो, शर्म नहीं आती? दानी मुंह खोले से देखने लगी। इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? वो दानी की शर्ट से उसे अपने जानिब खींचता हुआ बोला। मुझे नींद आई है, दानी उसके तेवर भांप कर बोली। सो जाना, अभी बहुत टाइम है। आहिल दिलचस्पी से उसके चेहरे पर उतार चढ़ाव देखने लगा। आज किससे टाइम मांग कर लाए हो? छोड़ो मुझे, छुंदरों वाली हरकतें हैं तुम्हारी। दानी अपनी शर्ट छुड़वाती खड़ी हो गई। मतलब तुम्हारे आने के बाद भी कोठे पर जाऊं? वो दानी को बेड की जानिब जाता देखकर बोला। मेरी बला से कोठे पर जाओ या क्लब में, मेरा सर मत खाओ, सुबह यूं नहीं जाना है मैंने, कहकर वो लिहाफ में घुस गई। बहुत बेहिस हो, वो नाराज नाराज सा बोला। और तुम गुंडे, मेरी शक्ल देखो, कहां से गुंडा लगता हूँ? गुंडे नहीं बल्कि दहशतगर्द, ऐसा लग रहा है जैसे दहशतगर्दों के गिरोह ने अगवा कर लिया है। आहिल मुस्कुराता हुआ लैपटॉप उठाकर बैठ गया। दानी, में मैं खुद तुम्हें लेने आऊंगा, और अगर तुमने यूनी से बाहर कदम भी रखा तो याद रखना तुम्हारा क्या हाल करूंगा मैं, आहिल सख्ती से बोला। दानी नागवारी से देखती गाड़ी से उतर गई। शुक्र है यूनी तो आई, वरना इस कमीने ने तो अपने घर में कैद कर लिया था। दानी तुम, मिशु उसके गले लगती हुई बोली। तुम कहाँ गायब हुई? ना तुम्हारा फोन मिल रहा था, ना तुम्हारी मॉम के कुछ बताया, फिक्रमंदी से बोली। यार वो खबीस जलील आहिल हयात है ना, उसने मुझे अगवा कर लिया था। हाँ, फिर कैसे वापस आई? तवान लिया होगा। हाँ तवान, मैं फिलहाल तो निकाह पढ़वाया है, दानी मुंह बनाती हुई बोली। हैं, तवान में निकाह कौन करवाता है? वो हैरान हुए बिना ना रह सकी। वो जाहिल हयात, दानी दांत पीसती हुई बोली। फिर क्या हुआ मुझे बताओ। यार कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मिशु मजे से बोली। गोली मारकर निकाह किया है उसने, तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रही है? दानी चेयर पर बैठती हुई बोली। अच्छा फिर भी सब बताओ मुझे, मिशु तजस्सुस से बोली। वो दानीन, तुम्हें ऐसा इश्क मिला, आशिक मिला? वो हसरत से बोली। आशिक नहीं, गुंडा है, वो मुंह खोलता है तो सिर्फ धमकियां बाहर निकलती हैं। दानी गुस्से से बोली। ये लॉकेट उसने दिया? मिशु उसकी गर्दन की जीनत बने लॉकेट को देखती हुई बोली। हाँ, दानी आहिस्ता से बोली। दानी, मिशु ने जेरे लब दोहराया। अब से मैं भी तुम्हें दानी ही बुलाऊंगी। अब तुम उसके साथ वापस जाओगी? मिशु ने सवाल दागा। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ जो उसके पास वापस जाऊं। फिर? मिशु परेशानी से बोली। फिर ये कि मुझे फोन दो, डैड को फोन बोलूं, मुझे लेने आ जाए। तुम्हें क्या लगता है उसने कोई इंतजाम नहीं किया होगा? अकबी गेट पर पूरा दिन ड्यूटी पे, तुम्हारी एक मिनट भी नहीं हटता वो। तुमने वहां से समझ रहे हो कि ना? आहिल ऊंची आवाज में बोला। जी सर। और तुम अकेले आगे वाले गेट के सामने, और हाँ अपना हुलिया बदलो, आम लोगों जैसे कपड़े पहनो। अगर दानी यूनी से बाहर निकली तो तुम सबकी खैर नहीं, आहिल सख्ती से बोला। जी सर, आपको शिकायत नहीं मिलेगी, जाओ अब जल्दी, आहिल कहकर गाड़ी में बैठकर गया। क्या हो गया? लेकिन मैं जानती हूँ वो अकबी गेट पर गार्ड्स को तैनात कर देगा, आगे भी शायद करे, लेकिन दूसरे गेट पर ज्यादा सख्ती होगी। मैं आगे वाले गेट से जाऊंगी। इसने सोचा होगा दानी अगले गेट से जाने की हिमाकत नहीं करेगी, लेकिन मैं इसी से जाऊंगी।
اور ایسے نہیں جاؤ گی؟ دانی اسے لایا عمل بتاتی ہوئی دیکھنے لگی۔ پھر کیا؟ کسی سے برقع لے کر دو مجھے، تاکہ جو کوئی کھڑا ہو مجھے دیکھ نہ سکے۔ دانی پلان تو صحیح ہے، لیکن اگر تم پھنس گئی پھر؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ پھر کیا؟ گولی نہیں مار دے گا، میں جانتی ہوں۔ کیوں؟ اس نے پہلے بھی تو ماری، اب نہیں مارے گا۔ دانی پر اعتماد تھی۔ اچھا پھر یہ لو فون۔ مشو سے فون تھماتی ہوئی بولی۔ ہائے دانین، ارہم دور سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ متوسط قدامت، گندمی رنگت، بورے بال، وہ نارمل سی شکل کا مالک تھا۔ کیسے ہو ارہم؟ دانی اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تم کہاں غائب تھی؟ پہلے آتے تو تم بھی سن لیتے، اب مشو سے سن لینا پوری کہانی۔ میں کال کر کے آئی۔ دانی سائڈ پر آ گئی۔ ارہم ابرو چکا کر مشو کو دیکھنے لگا۔ بعد میں بتاؤں گی، ڈیڈ ابھی آئیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کسی بھی وقت ٹپک سکتا ہے۔ اچھا میں گاڑی بھجواتا ہوں، اگر خود آیا تو اس کے لوگ چوکنا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جلدی بھیجیں۔ دانی اکتا کر بولی۔ آپ لوگوں کی سیاست میں مصیبت مجھے پڑی ہے۔ دانی کوفت سے بولتی واپس آ گئی۔ مشو مجھے اب برقع لا کر دو جلدی۔ ایک منٹ، وہ جو اسلامیات والی پروفیسر ہیں ان سے لے آؤ، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ورنہ دے دیتی۔ تم فکر مت کرو، میں دے دوں گی، بلکہ انہیں نیا منگوا دوں گی۔ ڈرائیور لینے آئے تو لے آئے گا، میں گھر فون کر دوں گی۔ کہتی ہوئی وہ نکل گئی۔ دانی ان اسپیچ کمپٹیشن، ارہم اسے دیکھتا ہوا بولا۔ آئی ریمبر، اور ہمیشہ کی طرح میں ہی ونر ہوں گی۔ دانی تفاخر سے بولی۔ گریٹ، تم آ گئی ہو تو میں سوچ رہا تھا باہر چلیں کہیں۔ فی الحال میں کہیں نہیں جا سکتی جب تک سب کچھ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ کر دانی کو دیکھنے لگا۔ مشو سمجھا دے گی تمہیں۔ دانی سب سیٹ ہے نا؟ مشو گھبرا کر بولی۔ ہاں ڈیڈ نے سب سیٹ کر لیا ہوگا، تم فکر مت کرو۔ دانی نقاب کرتی ہوئی بولی۔ مشو میری ہیلپ کرو، سمجھ نہیں آ رہا کیسے کروں؟ دانی اسکارف کے ساتھ الجھتی ہوئی بولی۔ آتا تو مجھے بھی نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت کوشش کرتی ہوں۔ مشو کہتی ہوئی اس کی مدد کروانے لگی۔ دانی گیٹ پر آئی تو سامنے مہران کھڑی دکھائی دی۔ وہ نارمل انداز میں چلتی ہوئی گاڑی میں آ بیٹھی۔ گارڈز نے اسے دیکھا لیکن پہچان نہیں سکے۔ پھر گاڑی دیکھ کر وہ سمجھا کہ یونی کی کوئی لڑکی ہوگی۔ جیسے ہی ڈرائیور گھر کی جانب چل دیا، دانی سانس خارج کرتی مسکرانے لگی۔ شکر ہے، اس آہل سے تو جان چھوٹی میری۔ دانی مسرور سی بولی۔ نقاب نہیں ہٹاتی، ابھی راستے میں کسی نے دیکھ لیا تو وہیں اود پڑے گا۔ دانی نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ گاڑی ان کے محل نما گھر کے پورچ میں آ کر رکی۔ زبیر رندھاوا وہیں کھڑے تھے۔ ڈیڈ، دانی کھلکھلاتی ہوئی ان کے سینے سے آ لگی۔ میری جان، شکر ہے واپس آ گئی۔ زبیر پرسکون سے بولے۔ تھینکس گاڈ، اس نے مجھے یوں نہیں جانے دیا، ورنہ نہ جانے کب تک مجھے اپنے گھر میں مقید رکھتا۔ دانی منہ بسوڑتی ان کے ساتھ چلنے لگی۔ بس زیادہ دن نہیں چلتی حکومت، پھر چاہے کسی کی بھی ہو۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولے۔ دانین تم آ گئی؟ ثانیہ اس کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ انم کہاں ہے؟ دانی برقع اتارتی ہوئی بولی۔ اپنے کمرے میں ہے۔ زبیر ہنکار بھرتے ہوئے بولے۔ اسے میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ دانین پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ اس کے لیے سوگ منانا زیادہ اہم ہے۔ ثانیہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ کون سا سوگ؟ دانی الجھ گئی۔ اس رحیم سے نکاح کیا ہوا تھا میڈم نے، تمہارے ڈیڈ نے طلاق دلوائی ہے اب، ثانیہ نے مختصر سا بتا دیا۔ او، دانی افسوس سے انہیں دیکھنے لگی۔ انم کہاں جا رہی ہو؟ انم شانے پر بیگ ڈالے باہر کی جانب چلتی ہوئی دکھائی دی۔ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی، وہ اسپاٹ چہرہ لیے کہتی باہر نکل گئی۔ کسی کو بھیجیں اس کے پیچھے، ثانیہ فکر مندی سے بولی۔ جانے دو، رحیم سے ملنے جا رہی ہوگی، میں نے ہی اجازت دی تھی اسے ایک بار ملنے کی، وہ کوفت سے بولے۔ اچھا، کہہ کر ثانیہ موبائل کو دیکھنے لگی۔ موم کہاں؟ دانی انہیں کھڑا دیکھ کر بولی۔ دانین میری بکنگ ہے پارلر میں، مجھے وہاں جانا ہے، آ کر تم سے بات کروں گی۔ دانی بس انہیں دیکھ کر رہ گئی اور وہ چلتی بنی۔ کہاں گولی ماری تھی اس نے؟ زبیر فکر مندی سے بولے۔ بازو پر ماری تھی، دانی بائیں بازو پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ اب کیسی ہے؟ ڈاکٹر کو بلاؤں؟ نہیں اب بہتر ہے، یونی جانے سے پہلے ڈاکٹر نے بینڈیج چینج کر دی تھی۔ زبیر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے موبائل کو دیکھنے لگے۔ سر؟ عاصم اس کے عقب سے بولا۔ ہاں، زبیر چہرہ موڑ کر بولے تھے۔ بات کرنی تھی۔ دانی میں ابھی آتا ہوں، کہہ کر وہ ڈرائنگ روم میں چلے گئے۔ سب کو اپنے اپنے کاموں کی پڑی ہے، میں اتنے دن اس ذلیل کے پاس رہی، کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ دانی افسوس سے کہتی اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ سر، اس ویٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، عاصم بیچارگی سے بولا۔ زبیر مسکرانے لگے۔ بہت خوب، دانین بھی واپس آ گئی ہے، چیزیں پھر سے ٹریک پر آ گئی ہیں۔ تم ایسا کرو، اب الیکشن کی تیاری کرو، اسی ہفتے ایک جلسہ ہو جانا چاہیے۔ واحد حیات ابھی اپنے کاموں میں مصروف ہے، پھر اس کے کاموں کے بعد دوسرا کام کریں گے، وہ طمانینت سے بولے۔ ٹھیک ہے سر، پھر میں انتظامات کرتا ہوں۔ وہ سر ہلاتا نکل گیا۔ تم نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ انم ناگواری سے بولی۔ آہل ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، بلو 4 پیس پہنے تفاخر سے بیٹھا تھا، گردن تنی ہوئی تھی۔ بہت افسوس ہوا تمہاری طلاق کا سن کر، آہل دکھ سے بولا۔ انم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تمہیں کیسے علم ہوا؟ آہل حیات کو علم ہو جاتا ہے، اس بات کو مت سوچو کیسے۔ پھر کیوں بلایا ہے مجھے؟ تمہارے باپ نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، مجھے بہت افسوس ہے۔ خیر، میں تمہیں رحیم سے ملوا نہیں سکتا، لیکن ہاں بدلہ لینے میں مدد کر سکتا ہوں۔ انم ابرو چکا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم میرا بدلہ کیوں لوگے؟ بدلے میں کیا چاہیے تمہیں؟ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس کچھ پرانے حساب چکتا کرنے ہیں تمہارے باپ سے۔
اور اگر میں نے جا کر ڈیڈ کو سب بتا دیا پھر؟ تم نہیں بتاؤ گی؟ ایک ایسے باپ کو جسے صرف اپنی ہی بیٹی سے پیار ہے۔ آئل زخموں پر نمک چھڑکنے لگا۔ اس بیٹی سے جو دوسری بیٹی سے زیادہ خوبصورت ہے، وہ پے در پے وار کر رہا تھا۔ انم زخمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کرو گے تم؟ وہ مفاہمت پر اتر آئی۔ گڈ، کرنا یہ ہے کہ تمہارے باپ کی آئل ریفائنری میں بس آگ لگانی ہے۔ بس؟ انم کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہاں، ایسے ہی لیا جاتا ہے بدلہ۔ اس انسان کی سب سے عزیز چیز کو تباہ کر دو، اور تمہارے باپ کے لیے پیسے سے اہم کچھ بھی نہیں۔ اب دانی کو مار تو نہیں سکتے نا ہم، اس لیے آئل ریفائنری سے کام چلانا پڑے گا۔ ویسے بھی قصور تمہارے باپ کا ہے، دانی کا نہیں، وہ سمجھاتا ہوا بولا۔ اور آگ کیسے لگے گی؟ انم الجھ گئی۔ تم لگاؤ گی؟ میں؟ کیسے؟ وہ شفتر سی بولی۔ تمہیں بس وہاں جا کر سیٹلمنٹ کرنی ہوگی کسی ایک ملازم کے ساتھ، اور کام ہو جائے گا، لیکن اس میں میرا بھی نقصان ہے۔ ہاں، مالی مدد میں تمہاری کر دوں گا، جب جتنے پیسے بولو گی مل جائیں گے۔ اگر چاہو تو ایگریمنٹ کر لو۔ اہل حیات اپنی زبان سے نہیں ہلتا، نہ ہی پلٹتا ہے۔ وہ ٹیک لگاتا ہوا بولا۔ کب کرنا ہے؟ میری طرف سے آج ہی چلی جاؤ ریفائنری چکر لگانے۔ ٹھیک ہے، اپنا نمبر دے دو، میں تمہیں آگاہ کر دوں گی۔ وہ کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ میرا نمبر تمہیں رفیق دے دے گا۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ انا مسافر کرتی چلی گئی۔ سر، ایک بری خبر ہے، رفیق اندر آ کر بولا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ دانی چلی گئی ہے۔ آہل اس کی گھبراہٹ دیکھ کر بولا۔ جی سر۔ وہ مایوسی سے بولا۔ لعنت ہو تم سب پر، وہ لڑکی چکما دے کر چلی گئی۔ سو رہے تھے کیا سب کے سب؟ آہل رفیق پر دھاڑا۔ سر، میں نے معلوم کیا ہے، لیکن بقول ان کے دانی میم باہر نکلی ہی نہیں۔ باہر نہیں نکلی تو کیا آسمان کھا گیا اسے؟ اور تمہیں کیسے معلوم ہوا پھر؟ آہل کی پیشانی پر لکیریں ابھری۔ سر، عاصم کا فون آیا تھا۔ وہ سر جھکائے بولا۔ سارے کے سارے فضول ہیں، سب کو نکال دو، انہیں پیسے میں گول گپے کھانکڑے کے دیتا ہوں، ہے نا؟ آہل کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سر، اب کیا کرنا چاہیے؟ آہل 2 انگلیوں سے پیشانی مسلتا ٹہلنے لگا۔ ابھی رہنے دو اب سے اپنے باپ کے گھر، 2 دن خوش ہو جائے، پھر میں دیکھتا ہوں۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ میم، آپ کے مہمان آئے ہیں، ملازم ناک کرتا ہوا بولا۔ کون سے مہمان؟ ثانیہ کی پیشانی پر لکیریں ابھری۔ میم، آپ کی چھوٹی بہن اور ان کی فیملی۔ اب ان غریبوں سے جا کر ملوں میں؟ اتنا ٹائم ہوتا ہے میرے پاس؟ ثانیہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ اچھا، تم ایسا کرو، بوتل وغیرہ رکھو، میں آتی ہوں، اور سنو، زیادہ سامان مت رکھنا، بس 1-2 چیزیں رکھ دو۔ وہ پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔